जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया तो भारत ने इसे एक प्रिसाइज और गैर भड़काऊ ऑपरेशन बताया जिसमें सिर्फ आतंकी ठिकानों पर ही हमला बोला गया था। लेकिन उसी टाइम पर इस्लामाबाद में एक शख्स गुस्से से तमतमाकर भारत के इस कदम पर आग बबूला हो रहा था। यह शख्स कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ थे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद वो पाकिस्तानी आर्मी की भाषा में ही बात कर रहे थे कि भारत को जवाब दिया जाएगा, ये एक्ट ऑफ वॉर है। फिर उसके बाद आपको पता ही है कि पाकिस्तान ने इंडिया के 15 अलग अलग शहरों पर हमला बोला और इस तरह से दोनों देशों के बीच की टेंशन और टेंस हो गई। अब सवाल ये नहीं है कि शरीफ ने भारत के खिलाफ क्या कहा या क्या किया, सवाल ये है कि वो ऐसा क्यों कह रहे थे। क्या ये सचमुच एक नेशनलिस्ट रिएक्शन था या फिर एक मजबूरी जिसमें पाकिस्तान की सेना की जी हजूरी शामिल है। दोस्तों, शहबाज शरीफ कोई आम इंसान नहीं है। ये पाकिस्तान के 22 सबसे अमीर खानदानों में से एक हैं जिनके पास पाकिस्तान की 70% प्रॉपर्टी है। इनके भाई इस देश के 3 बार पीएम रह चुके हैं, लेकिन फिर भी ये परिवार सेना के हाथों कठपुतली बना हुआ है। असल में शरीफ खानदान उस विरासत का हिस्सा है जिसे जुल्फिकार अली भुट्टो ने पाल पोस कर बड़ा किया और जियाउल हक ने सत्ता के गलियारों में खड़ा किया। आज की तारीख में शहबाज शरीफ जो कर रहे हैं उसमें एक पीएम दिखता है जो सेना के हाथों मजबूर है, लेकिन इस मजबूरी के पीछे भी इस परिवार का बेहद इंटरेस्टिंग इतिहास छिपा हुआ है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे शहबाज शरीफ का खानदान पाकिस्तानी सेना की कठपुतली बना, क्या है शरीफ परिवार का असली इतिहास और क्यों कहा जाता है कि पाकिस्तान में लोकतंत्र सिर्फ एक दिखावा है, असली ताकत अब भी वर्दी वालों के पास है। तो वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। अगर आप स्विगी से ऑर्डर करते हो और पैसे बचाना चाहते हैं तो आप एक्सिस बैंक के माई जोन क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। ये क्रेडिट कार्ड लाइफ टाइम फ्री और इसके साथ कई सारे ऑफर्स भी हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चेकआउट करना मत भूलिएगा। शहबाज शरीफ का खानदान आज पाकिस्तान की सबसे बड़ी और सबसे महंगी हवेली है। रावलपिंडी शहर के जटी उमरा नाम की यह हवेली सिर्फ महंगी नहीं है बल्कि इसके नाम का एक और अलग इतिहास है। इसका नाम उनके अमृतसर के गांव जटी उमरा के नाम पर रखा गया था। अब ऐसा क्यों है, इसको जानने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। शहबाज शरीफ का जन्म 23 सितंबर 1951 को लाहौर में हुआ था। उनका परिवार कश्मीरी मूल का है। पिता मोहम्मद शरीफ अनंतनाग से थे और माता पुलवामा से थी। बहुत पहले यह परिवार अमृतसर आया और फिर यहां से लाहौर में बस गया। शहबाज शरीफ नवाज शरीफ के छोटे भाई हैं जो पाकिस्तान के 3 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं। लेकिन इनके परिवार का इतिहास बस इतना सा नहीं है। इतिहास के पन्नों को पलटकर और पीछे जाए तो पता चलता है कि यह परिवार कभी कश्मीरी ब्राह्मण था जिसने बाद में इस्लाम को अपना लिया। ये कश्मीर के बट मुसलमान नाम से जाने जाते थे। बाद में करीब 1900 ईस्वी के आसपास इनके परिवार में एक शख्स हुए जो कि शहबाज शरीफ के दादा थे और जिनका नाम मियां मोहम्मद बख्श था। ये जम्मू कश्मीर के अनंतनाग इलाके में रहते थे। यहाँ पर मजदूरी करके मियां बख्श का परिवार अपना गुजारा करता था, लेकिन बाद में इन्होंने अनंतनाग को छोड़ दिया और अमृतसर के गांव जटी उमरा चला आया। यहाँ मोहम्मद बख्श फूलों का हार बेचते थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी यहाँ बिताई और आज भी इनकी कब्र यहाँ मौजूद है। यही वजह है कि आज रावलपिंडी की उनकी खानदानी हवेली का नाम जटी उमरा है। खैर, वापस आते हैं मियां मोहम्मद बख्श पर, जिससे इस खानदान की कहानी पता चली। तो मोहम्मद बख्श के 7 बेटे थे। इनमें सबसे काबिल बेटे थे मियां मोहम्मद शरीफ। मोहम्मद शरीफ ने बाद में अपने 7 भाइयों के साथ अमृतसर को छोड़ दिया और लाहौर शिफ्ट हो गए। मोहम्मद शरीफ के 3 बेटे हुए, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और अब्बास शरीफ। इनकी कहानी को हम आगे जानेंगे। तब तक ये जानिए कि इन्होंने लाहौर आकर यहाँ की स्टील फैक्ट्रीज में काम करना शुरू कर दिया। लाहौर बड़ा शहर था और इनको यहाँ पर बहुत मदद मिली। मोहम्मद शरीफ क्योंकि बहुत काबिल थे, इसलिए जल्दी ही उन्होंने स्टील इंडस्ट्री का काम काफ़ी अच्छे से सीख लिया। फिर उन्होंने पाकिस्तान में लुंडा बाजार में अपनी पुरानी मशीनों से एक स्टील फैक्ट्री खोली। इस फैक्ट्री का नाम रखा गया इत्तेफाक फाउंड्री या इत्तेफाक फाउंडेशंस। जल्दी ही ये कंपनी पाकिस्तान की सबसे अमीर कंपनियों में से एक बन गई। आज़ादी के वक्त जब देश का बंटवारा हुआ तब तक ये कंपनी पाकिस्तान की खासम खास कंपनी बन चुकी थी, लेकिन अभी तक ये परिवार सिर्फ ध्यान दे रहा था अपनी स्टील फैक्ट्री पर, उसके साथ खोले गए कुछ दूसरे वेंचर्स पर। उधर पाकिस्तान की सियासत भी लगातार करवटें बदल रही थी बंटवारे के बाद। 70 के दशक की शुरुआत तक पाकिस्तान में बहुत कुछ हो चुका था। अयूब खान ने तख्ता पलट करके सेना के हाथों में पाकिस्तान की कमान दे दी थी।
1965 की जंग हो चुकी थी। जुल्फिकार अली भुट्टो 1965 की जंग में हार के बाद अपनी जगह बना रहे थे पाकिस्तान की राजनीति में। फिर 1970 के दशक में जुल्फिकार अली भुट्टो अयूब खान को रास्ते से हटाकर पीएम बन गए। तब शरीफ परिवार के सामने असली चैलेंज खड़ा हुआ। भुट्टो के पीएम बनने तक शरीफ परिवार एक उभरता हुआ कारोबारी वर्ग था। लाहौर में उनका इत्तेफाक फाउंड्री स्टील, शुगर और हेवी इंडस्ट्री का बहुत बड़ा हब बन चुका था। लेकिन इसी बीच भुट्टो ने पाकिस्तान में नेशनलाइजेशन की पॉलिसी चलाई। कहा जाता है कि यह फैसला भी भुट्टो ने इंदिरा गांधी के नेशनलाइजेशन के फैसले की नकल करके लिया था। खैर, राष्ट्रीयकरण के इस चक्कर से शरीफ परिवार की फैक्ट्रियां सरकार के कब्जे में चली गई। अब यह घटना बहुत बड़ा झटका थी, खासतौर पर शरीफ परिवार के लिए। मजदूरी से घर चलाने वाले जिस परिवार ने इतनी तरक्की देखी थी, वो एक झटके में हाथ से निकल गई। यहीं से मोहम्मद शरीफ के मन में भुट्टो और उनकी पार्टी के प्रति नाराजगी हो गई। अब दोस्तों, भुट्टो इलेक्शन से पीएम बने थे और सेना को उनकी पॉपुलैरिटी खलती थी। सेना चाहती थी कि एक ऐसा शख्स पीएम बने जो कि बिजनेस फ्रेंडली हो, बहुत ज़्यादा आज्ञाकारी हो और धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हुआ सिविलियन चेहरा हो, जो भुट्टो के मुकाबले खड़ा हो सके। तो मोहम्मद शरीफ ने सेना की मदद करते हुए अपने बेटे नवाज शरीफ को चुनाव के मैदान में उतार दिया। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन ये काम नवाज शरीफ के मन का काम नहीं था, क्योंकि वो राजनीति में उतरना नहीं चाहते थे। लेकिन अपने पिता के बिजनेस को बचाने के लिए, अपने शरीफ खानदान को बचाने के लिए उन्होंने ऐसा किया। साल 1976 में नवाज शरीफ ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग से अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत की। यह पार्टी उस वक्त पंजाब में पावर में थी और राज्य में इसकी पकड़ भी मजबूत थी। फिर अगले ही साल 1977 में जियाउल हक ने भुट्टो को धोखा दिया और तख्ता पलट कर दिया और खुद को पाकिस्तान का रहनुमा घोषित कर दिया। इसका फायदा मिला नवाज शरीफ को। नवाज शरीफ पहली बार जनरल जियाउल हक के शासन के दौरान साल 1981 में पंजाब सरकार में फाइनेंस मिनिस्टर बनाए गए। शहबाज शरीफ भी 1988 में पंजाब पॉलिटिक्स में घुसते हैं और यहाँ का असेंबली चुनाव जीत लेते हैं। हालांकि लोगों का कहना था कि उनके परिवार के रसूख की वजह से शहबाज शरीफ जीत पाए। शरीफों ने भी जिया को निराश किया नहीं। उन्होंने जिया की इस्लामिक पॉलिसीज को सपोर्ट किया, मदरसों को फंड किया और पीपीपी जैसी पार्टियों के खिलाफ खुलकर फौज का सपोर्ट किया। इस तरह पाकिस्तान में एक नए पॉलिटिकल परिवार का जन्म हुआ, जो पहले एक बिजनेस फैमिली थी, वो भी काफ़ी अमीर। लेकिन ये तरक्की सारी सेना के दम पर हो रही थी। एक तरह से देखा जाए तो शरीफ परिवार और जिया उल हक के बीच एक नफरत और ज़रूरत का गठजोड़ था। शरीफों को सत्ता चाहिए थी और फौज को ऐसे नेता जो जनता में पॉपुलर दिखे लेकिन बगावत ना कर सके। जिया उल हक के दौर में दोस्तों शरीफ फैमिली की किस्मत पलट गई। जिया ने शरीफों को दोबारा इत्तेफाक फाउंड्री लौटा दी, उनकी खूब हेल्प की गई। ये मदद ऐसी थी कि जनरल जिया उल हक ने शरीफ परिवार को करीब $200 मिलियन के लोन दिलवाए, वो भी बिना किसी सिक्योरिटी के। यही नहीं, जिया उल हक ने शहबाज और नवाज दोनों को इस्लामी आइडियोलॉजी को मानने वाला और एक भरोसेमंद, ट्रस्टवर्दी मुसलमान कारोबारी नेता की इमेज गढ़वाई। इस तरह नवाज शरीफ को पहले पंजाब का फाइनेंस मिनिस्टर बनाने का मौका मिला और फिर 1988 में वो वहाँ के सीएम भी बन गए। इसके बाद दोस्तों 1988 में जब जिया उल हक की प्लेन क्रैश में मौत हुई, तब तक शरीफ परिवार का पॉलिटिकल रूप से इतना पॉपुलर हो चुका था ये परिवार कि नवाज शरीफ पीएम के बेस्ट कैंडिडेट बन गए। यही वजह है कि सेना ने उन्हें 1990 में पाकिस्तान का 12वां पीएम बनाया। जनरल मिर्जा असलम बेग और असद दुर्रानी जैसे सेना कमांडरों की मदद से वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने। हालांकि ये सरकार अपना टेन्योर पूरा नहीं कर पाई और गिर गई। बाद में 1997 में सेना की मदद से दोबारा नवाज शरीफ पीएम बने। वजह यह थी कि वो विपक्ष में थे और भुट्टो की बेटी बेनजीर भुट्टो पीएम बनी, जिन्हें सेना पसंद नहीं करती थी। इसीलिए सेना ने अपनी चालें चलकर बेनजीर की सरकार को गिरा दिया और बेनजीर को देश छोड़ना पड़ा। उधर नवाज शरीफ को फिर दोबारा पीएम बना दिया गया। साल 1997 में जब वो पीएम बने, तब उसी समय शहबाज शरीफ पंजाब के सीएम बने, जो अभी पाकिस्तान के पीएम। हालांकि पाकिस्तान में एक बार को आप बिना जनता के समर्थन के अपनी सरकार चला सकते हैं, भले ही वहां पर लोकतंत्र कहा जाता है कि है, लेकिन बिना सेना के सपोर्ट के आप अपनी सरकार लंबी नहीं चला सकते। यही होता है नवाज शरीफ के साथ। जिया उल हक की मौत के बाद शरीफ परिवार इतना मजबूत तो हो चुका था कि वो फौज की मर्जी के बिना भी चुनाव लड़ सके या चुनाव जीत भी जाए। लेकिन जैसे ही नवाज शरीफ ने आत्मनिर्भर बनने की कोशिश की, उन्हें सत्ता से बेदखल कर दिया गया। हुआ ये कि नवाज शरीफ की जो तत्कालीन सेना प्रमुख थे जनरल जहांगीर करामात, उनसे उनकी ठन गई। फिर नवाज ने जहांगीर को हटाकर परवेज मुशर्रफ को आर्मी चीफ बना दिया। परवेज मुशर्रफ जो हैं वो बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी आदमी थे।
उन्होंने बिना नवाज शरीफ को बताए कारगिल की जंग छेड़ दी। इस जंग में पाकिस्तान की हार हुई और हार के बाद जनता गुस्सा हो गई। फिर नवाज शरीफ ने फैसला किया कि वो परवेज मुशर्रफ को आर्मी चीफ का पद छीन लेंगे उनसे, लेकिन ऐसा कुछ वो कर पाते उससे पहले ही परवेज मुशर्रफ की सरकार का तख्ता पलट हो गया। परवेज मुशर्रफ ने तख्ता पलट के बाद नवाज पर भ्रष्टाचार के कई आरोप लगाए। मजबूरी में नवाज शरीफ को फैमिली सहित पाकिस्तान छोड़कर भागना पड़ा। इसके बाद साल 2008 तक परवेज मुशर्रफ अपनी हुकूमत चलाते रहे। इस दौरान शहबाज शरीफ को भी पाकिस्तान छोड़ना पड़ा था और वो अपने भाई के साथ साल 2007 तक सऊदी अरब में रहे। फिर साल 2007 में वापसी करके शहबाज शरीफ ने फिर से शरीफ खानदान को राजनीति में उतारा, क्योंकि शहबाज शरीफ तब तक बेदाग नेता थे और वहीं आरोप लगे थे प्रधानमंत्री नवाज शरीफ पर। साल 2008 में वो पंजाब के सीएम दोबारा बने और 2018 तक वो पंजाब के सीएम बने रहे। इसी बीच पाकिस्तान की राजनीति में एक बड़ा बदलाव आया जब इमरान खान ने साल 2018 में चुनाव जीत लिया और अपनी सरकार बनाई। अब क्योंकि इमरान खान एक क्रिकेटर थे, दुनिया भर के साथ उन्होंने क्रिकेट खेला था, भारत को भी उन्होंने बहुत करीब से देखा था, तो पीएम बनने के बाद वो कई जगहों पर भारत की तारीफ करते मिल गए। यही नहीं, उन्होंने आईएसआई पर आरोप लगाए और फौज के जनरलों को भ्रष्ट भी बोला। बस यही वो टाइम था जब सेना ने फैसला किया कि किसी भी तरह इमरान को हटाना है। जल्दी ही पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट या आर्मी उनके खिलाफ हो गई। जैसे जुल्फिकार अली भुट्टो के टाइम पर जिया उल हक ने शरीफ परिवार को तवज्जो दी थी, वैसे ही यहाँ पर भी हुआ। इमरान खान को आरोप लगाकर जेल भेज दिया गया, जहां वो आज भी हैं। वहीं शहबाज शरीफ को दोबारा पाकिस्तान का पीएम बना दिया गया। अब शहबाज शरीफ के पीएम बनने में फिर से आप देख सकते हो कि सेना का ही हाथ था। शहबाज शरीफ ने इस पूरे इतिहास से बस एक ही बात सीखी, किसी भी तरह से फौज से नहीं लड़ना है, अपने भाई की तरह उन्हें साथ लेकर चलना है, क्योंकि जब तक शरीफ झुके रहे, सेना के नक्शे कदम पर चलते रहे, तब तक उन्हें सत्ता दी गई। जब भी उन्होंने खड़े होकर सेना के अगेंस्ट जाने की कोशिश की तो उन्हें गिरा दिया गया। परवेज मुशर्रफ का एग्जाम्पल आपके पास सामने है। यही वजह है कि एक वक्त में भारत के साथ रिश्ते सुधारने की बात करने वाले शरीफ कुछ समय से असीम मुनीर की बातें बोल रहे हैं। कहीं ना कहीं शहबाज शरीफ की मजबूरी भी है, जो सेना की बातें उनको माननी पड़ती है, क्योंकि अब शहबाज शरीफ के ऊपर भी कई आरोप लग चुके हैं भ्रष्टाचार के। 1999 की एक रिपोर्ट कहती है कि उस वक्त पाकिस्तान के 70% बैड लोन सिर्फ और सिर्फ शरीफ परिवार से जुड़े हुए थे। सोच कर देखिए कितना बड़ा अमाउंट होगा। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने भी इन्हें गॉड फादर और सिसिलियन माफिया जैसे शब्दों से नवाजा है। कहा गया कि शरीफों ने भ्रष्टाचार और राजनीतिक ताकत को मिलाकर अपना साम्राज्य खड़ा किया है। इसीलिए दोस्तों, आज शहबाज शरीफ चाह कर भी इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ नहीं जा सकते। आज भी जब पाकिस्तान की सियासत सेना की उंगली के इशारे पर चलती है, तब शहबाज जैसे सभ्य और सधे हुए नेता ही चुने जाते हैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए, क्योंकि वो आदेश मानते हैं, सवाल नहीं करते, या आदेश मानने को मजबूर हैं, सवाल कर नहीं सकते। तो दोस्तों, ये है शहबाज शरीफ के परिवार का पूरा किस्सा और क्यों वो भारत के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाने की बजाय पाकिस्तानी सेना की भाषा बोलते हैं। अब आप इससे सहमत कितना है और कितना नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।